हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है परमाणु अणु और आयन, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो आपको दिया था। ये हमारा वीडियो पार्ट थर्ड है। आप हमारे चैनल पर जाकर के 2 वीडियो पहले हैं, अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने वीडियो में बताया था कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, जिसको जॉन डाल्टन ने प्रमाणित भी किया था और उनके बारे में परमाणु सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। इसके बाद डाल्टन के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था। नहीं, कल हम लोग वीडियो के बारे में मतलब किताब के बारे में पढ़े थे। अणु की अभिधारणा के बारे में पढ़े थे कि अणु की अभिधारणा क्या है। क्या अणु किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था तात्विक अणु किसे कहते हैं। इसके बाद यौगिक अणु, परमाणुकता और विभिन्न प्रकार के परमाणु, एकल परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता इत्यादि के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने परमाणु और अणु में अंतर भी देखा था कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है। फिर आयन किसे कहते हैं, हमने इसके बारे में देखा था। आयन के बारे में हमने बता भी दिया था आपको कि किसी भी पदार्थ में जो आवेशित कण है ना, उसे आयन कहते हैं। जो आवेशित कण होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयन बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, यानी धनायन और ऋणायन। नहीं, जिन पर ऋण आवेश होता है उसे धनायन, सॉरी, जिस पर धन आवेश रहता है धनायन, और जिन पर ऋण आवेश रहता है ऋणायन। क्लियर। फिर हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं तत्व, उनकी जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और हमने बताया था कि संयोजकता जो होती है वह क्या करती है, रासायनिक किसी यौगिक में संयोग करके बनाने की जो क्षमता है ना, वो संयोजकता। अब देखिए, संयोजकता आज हमें पढ़ना है। आज हमें क्या पढ़ना है, ध्यान देंगे। आज हमें पढ़ना है संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता उसकी अन्य तत्व से संयोग करने की जो क्षमता है ना, उसको क्या बोलते हैं, संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व की संयोजकता उसकी अन्य तत्व के साथ संयोग करने की जो क्षमता है, संयोग करने का जो गुण है, उसको क्या बोलेंगे, उसकी क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु की संख्या के द्वारा निर्धारित होती है कि इस तत्व के परमाणुकता के संयोग करके एक यौगिक स्थापित कर सकती है। जैसे देखिए, हमने बताया था, आपको याद होगा कि एक उदाहरण के तौर पर आप लीजिए, क्लोरीन परमाणु संख्या है 17 और एक है, दूसरा कौन है हमारा, हाइड्रोजन H, है ना। अब ये क्या करेगा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करके एक अभिक्रिया बनाएगा और बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं बनाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और वहां पर दोनों अभिक्रिया करके एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके फिर जल का निर्माण करते हैं, तो ये उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, चलिए, हम लोग ये तो पहले भी पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है संयोजकता कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। एकल संयोजकता, द्वि, त्रि और चतुर्थ संयोजक। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई संयोजकता कितने प्रकार के हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4 प्रकार के। संयोजकता कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, कितने प्रकार, तो एकल संयोजकता क्या है, तो एकल संयोजकता का मतलब होता है कि जब कोई परमाणु या कोई पदार्थ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, तो एकल संयोजकता कहलाता है। तब क्या कहलाता है, एकल। लेकिन वही अगर दो दो का अगर साझा करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है समझ एक तरह से, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्वि संयोजकता। और 3 3 का करेगा तो त्रिक, और 4 4 का करेगा यानी कि बंधन, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, बंधन कह सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने किताब की ओर, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक, इसी तरह से एक ऑक्सीजन है, इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। हो गया। अब ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को, यानी 2 जो उनके परमाणु हैं, वो परमाणु को क्या करता है, इसको दे देता है। नहीं, तो इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन का क्रियाकलाप होता है। तो अब क्रिया यहां जब करेगा, तो करने के बाद बनता है MgO। तो Mg पर 2 प्लस और O पर क्या होता है, 2 माइनस होता है। यहाँ द्विबंधन हो रहा है, क्या हो रहा है, 2, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉनों का काम हो रहा है, इसलिए द्विबंधन। और एक एक का होगा तो, ठीक है। तो अब आशा करते समझ गए होंगे कि संयोजकता का मतलब हुआ, संयोजकता का मतलब हुआ किसी तत्व के संयोजकता उसकी अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता। क्षमता मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन को वो साझा करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन को वो देगा। तो यहाँ देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है,
तो द्विबंधन, अगर एक देगा तो एक बंधन, 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो त्रिबंधन। नहीं, चलिए तो आप तो समझ गए। अब देखिए एक होता है क्या, कभी कभी संयोजकता भी ना क्या होती है, कभी कभी संयोजकता परिवर्तित होती है। संयोजकता क्या होती है, परिवर्तित होती है। अब कहेगा सर समझे नहीं परिवर्तन। देखिए कोई तत्व दूसरे के साथ जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा या संयोजकता रखेगा, क्या उतने ही फिर पहले के साथ रखता है? नहीं, बदल भी सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कुछ तत्व अपने विभिन्न यौगिकों के साथ भिन्न भिन्न संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, माने कोई ज्यादा और कोई कम। जैसे कॉपर लाल ऑक्साइड और उसकी संयोजकता 1 होती है, लेकिन काले ऑक्साइड के साथ संयोजकता कितनी हो जाती है, उसकी 2 हो जाती है। ठीक है, माने एक के साथ अगर मान लीजिए अभिक्रिया कर रहा है तो वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, लेकिन कहीं पर वही वही तत्व है दो दो इलेक्ट्रॉन का भी क्या करेगा, साझा करेगा। अब कहेगा दूसरा उदाहरण बताइए, जैसे देखिए समझिएगा, एक सी है कार्बन, इसकी परमाणु संख्या होती है 6। कितनी होती है, 6। अब ये पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 4, लेकिन ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तब अब क्या करता है, सो देखिए यहाँ सी रहेगा, इधर से H, इधर से H, इधर से H और इधर से H। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक परमाणु समझिए इसको। और यहाँ हाइड्रोजन का एक एक परमाणु एक एक परमाणु एक एक परमाणु। अब ये एक एक का क्या कर लिया, साझा करके, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या समझिए तो अभिक्रिया करके एक पूरा कर लिया, नहीं कर लिया। यहाँ पर एक एक परमाणुओं का उसने क्या किया है, अभिक्रिया किया है। अब इसी को देखिए सी है, अब ये 2 है और ये 6 है, लेकिन ऑक्सीजन ले लीजिए तो 2 नहीं सॉरी ये 4 होगा, 2 और 6 है ना। अब यहाँ क्या करेगा, क्योंकि 4 इसको दे नहीं सकता है, 6 इसको दे नहीं सकता है, तब यहाँ क्या करेगा, देखिए कार्बन यहाँ रहेगा, इसको अपना कितना है 4 है, और ऑक्सीजन को 6 है, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये 2 से लेकर के 8 पूरा कर लिया। फिर इधर से ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये पूरा कर लिया, नहीं कर लिया। इस दोनों से ले लेकर के ये अपना पूरा हो गया, तो यहाँ कितना का कर रहा है, 2 2 का कर रहा है ना। समझ में आई बात है कि यही एक कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो अपनी संयोजकता कितनी रखी, 1, लेकिन जब वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने गया तो अपनी संयोजकता कितनी रखी, 2 रखी। यही है परिवर्तनशील संयोजकता। आशा करते समझ गए होंगे। नहीं, संयोजकता का मतलब क्या, परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब कि कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक जब भिन्न भिन्न तत्व के साथ अभिक्रिया करती है तो संयोजकता बदल देती है, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4, नहीं तो ऐसे संयोजकता प्रदर्शित करती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अभी हमने कार्बन का दिया, यहाँ लिखा हुआ है एक कॉपर है, तांबा है, जब वो लाल ऑक्साइड के साथ संयोजक करता है तो उसकी संयोजकता तब की बारी होती है 1, लेकिन वही काले ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करती है तो उसकी संयोजकता होती है 2। तब परिवर्तन का मतलब क्या, बदलाव। नहीं, आप समझ गए कि परिवर्तनशील संयोजकता किसे कहते हैं। आगे देखिए, जो तत्व निरंतर संयोजकता प्रदर्शित करता है उसे भिन्न संयोजक उपसर्ग अस और उच्च संयोजकता वाले यौगिक का उपसर्ग इक द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसे तत्व है और जो बार बार प्रदर्शित करता है, यानी कि अपनी संयोजकता को बदलती है, तो उसको हम लोग व्यक्त करते हैं कैसे, उसका उपसर्ग अस है, किसके लिए, तो उच्च सांद्रता वाले के लिए। निम्न वाले के लिए क्या है, इस है। जैसे कि क्यूप्रस, अस आ रहा है, क्यूप्रस तो क्या हो रहा है, अस। तो ये समझिएगा अस वाला जब आ गया तो समझिएगा कि उच्च सांद्रता वाला है, माने उसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है। लेकिन क्यूप्रिक तो इसका मतलब इक, क्या गया, इक, इसका मतलब है कि इसकी सांद्रता क्या है, कम है। ठीक है, यानी समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए संयोजकता अगर ज्यादा हो, संयोजकता ज्यादा हो तो क्या कहेंगे हम लोग, अस, और कम रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, इक द्वारा निर्धारित करते हैं, जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं हम लोग, सूत्र किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सूत्र क्या है, तो सूत्र का मतलब तो गणित में ही पढ़ लिए होंगे आप लोग, फॉर्मूला। गणित का मतलब, सूत्र का मतलब क्या समझ रहे हैं, फॉर्मूला समझ रहे हैं। जैसे देखिए रसायन शास्त्रों में किसी यौगिक का निरूपण हमेशा उसके अणु द्वारा होता है, माने कोई भी पदार्थ है, कोई यौगिक है, तो उसको हम लोग किसके द्वारा लिखते हैं, उसके अणु द्वारा लिखते हैं। अणु को उसके उपस्थित परमाणुओं से संकेत की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे सूत्र कहते हैं। देखिए जैसे हम नहीं समझे, जैसे जल हमको लिखना है, क्या लिखना है हमें, जल। तो जल किस चीज का बना होता है, 2 चीजों का बना होता है,
एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? लेकिन इसी चीज को हमको अगर लिखना हो तो हम सूत्र द्वारा लिखते हैं, तो H2O। ये क्या है हमारे, समझिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, नहीं यानी कुल मिलाकर के क्या बना है, इस सूत्र बना किसका, जल का। तो वही कह रहा है कि किसी यौगिक का निरूपण हमेशा अणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अणु के द्वारा। और अणु में को उसके उपस्थित परमाणुओं, परमाणुओं के संकेत की सहायता से व्यक्त किया। परमाणु को उसके संकेत की सहायता से जब व्यक्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, संकेत। तो ये संकेत है परमाणु। जैसे आप देखिए, कार्बन का संकेत क्या है, C, हाइड्रोजन का संकेत H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। नहीं, ये संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग सूत्र। जैसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखिएगा तो उसमें कार्बन है, क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, हो गया। तो इसको संकेत में कैसे लिखते हैं हम लोग, CO2। क्या, जैसे ग्लूकोज है उसमें 3 चीज है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नहीं तो उसका C6H12O6 हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सूत्र में को हम संकेत के रूप में लिख दिए तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सूत्र। माने किसी यौगिक में उपस्थित जो अणु है, अणु में उपस्थित परमाणुओं को हम लोग संकेत में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सूत्र। अब देखिए सूत्र जो होती है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है सरल सूत्र और एक होता है अनुसूत्र। ऐसे दोनों एक ही होते हैं, लेकिन समझने के लिए समझिएगा। हमारा किताब क्या कह रहा है कि सूत्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है सरल सूत्र और एक होता है अनुसूत्र, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। अब कहेगा सो कैसे, तो देखिए, सरल यानी मूलानुपाती सूत्र। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि सरल सूत्र किसे कहते हैं या मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, तब क्या लिखो, किसी यौगिक का वह सूत्र। क्या लिखना है, किसी यौगिक का वह सूत्र उस यौगिक के अणु में उसके तत्व के परमाणु, उस अणु में यौगिक तत्व के परमाणुओं की संख्या को सरल अनुपात में व्यक्त किया जाता है। जब सरल अनुपात में व्यक्त करेंगे तो उसको सरल या मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। जैसे देखिए, एक बेंजीन पदार्थ है, क्या नाम है उसका, बेंजीन। बेंजीन, इसमें कार्बन के होते हैं 6, कार्बन के परमाणु कितने, 6, हाइड्रोजन के परमाणु भी कितने, 6। लेकिन इसमें परमाणु है 6, लेकिन इसको हम अनुपात में लिखेंगे। तो मान लीजिए 6:6, अगर काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1:1, हो गया। तो जब अनुपात में लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र। दूसरा लीजिए, जैसे अब देखिए H2O जल, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो ये सीधे जितना है उतना लिख दिए, लेकिन इसी को अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 2:1। तो ये हो गया हमारा क्या, क्या लिखेंगे, सरल सूत्र। इसी तरह से दूसरा लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये किसका सूत्र है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इसमें 2 है, लेकिन इसी को अगर काट दीजिएगा तो कट के हो जाएगा 1:1। ये अनुपात में लिखना है, इसको छोटे इकाई में लिखना क्या कहलाते हैं, उसका सरल या मूलानुपाती सूत्र। कोई दिक्कत। और दूसरा हमारा है अनुसूत्र। दूसरा क्या हमारा, अनुसूत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या है तो क्या बताओगे, तो लिखना किसी रासायनिक यौगिक में, किसी रासायनिक यौगिक में सूत्र उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। तो उसको देखिए, पहला वाला में अनुसूत्र में कहता है कि उसका केवल क्या बतलाता है, अनुपात, लेकिन इसमें वास्तविक संख्या ही बताता है। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, अभी आपने ग्लूकोज का सूत्र देखा, क्या देखा, C6H12O6। इसी को हम अगर अनुपात में लिखेंगे तो 6 6 दूनियम 12, 6 6, नहीं यानी 1:2:1। जब अनुपात में लिख दिए तो ये हो गया सरल या मूलानुपाती। लेकिन अगर हम पक्के पक्के लिख दें कि 6:12:6, तो ये क्या हो गया हमारा, अनुसूत्र हो गया। माने जितनी संख्या है उतनी ही अगर लिखेंगे, परमाणुओं की जितनी संख्या है उतना ही लिखेंगे तो वह क्या कहलाएगी तब, अनुसूत्र। उसी को अगर हम अनुपात में काट दिए तो हो गया हमारा
सरल सूत्र। अब आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। दूसरा तीसरा लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं बेंजीने का ही उदाहरण लेते हैं, C6H6। अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन भी कितने, 6 हैं। बेंजीन का ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। इसी को अगर हम 6:6 दिए तो ये हो गया हमारा अनुसूत्र। क्या हो गया हमारा ये अनुसूत्र। लेकिन इसी को अगर हम काट देंगे तो 1:1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र। तो आशा करते हैं आपको सरल सूत्र और सूत्र भी समझ गया होगा कि सूत्र किसे कहते हैं। तो किसी यौगिक में जो उपस्थित अणु है और उन अणु में जो परमाणुओं की संख्या है उसको हम लोग संकेत में लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सूत्र। जैसे आपसे कोई कहेगा ए भैया कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइयो, क्या पूछेगा, ए भैया कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइयो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो कार्बन का कहेंगे CO2, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने 2। अब कहेगा सर कार्बन ही 1 क्यों और ऑक्सीजन ही क्यों 2। तो ये सब बातें तो हम कल भी पढ़े थे, लेकिन आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे वाली चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर ऑक्सीजन क्यों आया 2 और हाइड्रोजन कार्बन क्यों आया 1। नहीं, जैसे अभी हमने देखा था मेथेन बनाएंगे तो CH4, ये क्यों आता है ये हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जब आए हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कार्बन की संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या 6, तो पहली में 2 और दूसरी में 4। हाइड्रोजन का कितना 1, तो अब ये 4 इसको तो दे नहीं सकता, ये 1 इसको दे नहीं सकता, नहीं तो अभिक्रिया पूरा करने के लिए क्या करता है, कार्बन अपने चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, खड़ा कर देता है, नहीं कर देता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा कर लेता है। तो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं, इसीलिए यहाँ 4। अभी पीछे हमने बताया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने 2 2 2 2, तब ना 2 2 का साझा किया था, नहीं किया था। यानी ये सब हम देखेंगे आगे भी समझेंगे विस्तार से, लेकिन फिलहाल समझिए कि अगर कोई कहे आपको सूत्र लिखने के लिए तो उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित है लिख देंगे। जैसे कहेगा अमोनिया का सूत्र बताइए, अमोनिया का सूत्र, तो अमोनिया में होता है N यानी नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितनी 3, हो गया। इसी तरह से कोई भी कह दे तो सूत्र समझ गया है ना, कि किसी भी यौगिक में जो अणु है, अणु में जो परमाणु की संख्या है उसको हम लोग संकेत से लिखते हैं तो वो कहलाता है सूत्र। आ सूत्र कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, एक सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र, दूसरा हो गया अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र। तो सरल सूत्र में अनुपात में लिखते हैं, उसी चीज को परमाणु को क्या लिखते हैं हम लोग, अनुपात में। आप मूलानुपाती अनुसूत्र में उसकी जो वास्तविक संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सरल सूत्र और अनुसूत्र के बीच में क्या संबंध है। देखिए कोई भी सरल सूत्र आप लिखते हैं या अनुसूत्र लिखते हैं उसके बीच में संबंध है। तो संबंध का मतलब हुआ कि ऐसे दोनों एक ही होता है। अभी हमने क्या बताया कि सरल सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन उसमें पूर्णांक गुणांक का अंतर होता है। किसका, पूर्णांक गुणांक का। अनुसूत्र बराबर होता है n गुने सरल सूत्र। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, जैसे 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए जैसे एक कोई भी सूत्र लीजिए, कोई भी सूत्र C6H6 ही लीजिए, लिए ना, कोई दिक्कत। अगर अगर आपको अनुसूत्र निकालनी हो, अनुसूत्र अनुसूत्र निकालना है तो डैश गुने सरल सूत्र, और यहां पर क्या है, प्राकृत संख्या कोई भी। अब देखिए सरल सूत्र का अनुपात अभी हमने क्या बताया था, 1:, नहीं बताया था, और इसकी संख्या कितनी है 6 है, तो अब यहाँ 6 डाल सकते हैं, अर्थात इससे इसका गुना कर देंगे तो 6 क्या हो जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, तो बराबर बराबर निकल गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए इसी में हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड देंगे H2O2, तो यहाँ कितना देंगे हम लोग 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2:, नहीं जो सरल सूत्र था उसको हम लोग अनुसूत्र में व्यक्त कर सकते हैं ना, किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो अनुसूत्र का सूत्र क्या हो गया, तो n इंटू सरल सूत्र, n इंटू सरल सूत्र, कोई दिक्कत। आगे है अनुसूत्र लिखने की विधि। अगर कोई अनुसूत्र अगर आपको कहे लिखने के लिए, अगर कोई अनुसूत्र आपको कहे लिखने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, ध्यान दीजिएगा, सरल अगर अनुसूत्र कहे आपको कोई लिखने के लिए किसी भी यौगिक का,
किसी भी यौगिक का अणुसूत्र कहे लिखने के लिए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और उसका संकेत क्या है। कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और उसका संकेत क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और उसका संकेत क्या है, ये जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए भैया आप तनी चीनी का अणुसूत्र लिखिए, क्या बोलेंगे हम लोग? तो आपको तो पहले ये जानना होगा ना कि चीनी किस किस चीज की बनी होती है। तो अब अगर आपको याद नहीं है तो राकेश सर से बात कर लीजिए, नहीं तो हमारे वीडियो को देख लीजिए, मिल जाएंगे आपको। नहीं तो चीनी का सूत्र होता है, उसमें होता है कार्बन, उसमें होता है कौन सी मेरे भाई? तो कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चीनी में क्या क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो आपने क्या समझा कि किसी को अणुसूत्र अगर लिखनी हो, अणुसूत्र लिखनी हो तो उस यौगिक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं ये आपको जानना जरूरी होगा। कोई दिक्कत? दूसरा है उस यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या है। नहीं, उसके संकेत के नीचे निर्धारित किया जाता है, माने कितना उसका संख्या है। अब जैसे कोई पूछे कि अरे भाई कार्बन उसमें भाग लेता है, तो कार्बन के कितने परमाणु भाग लेते हैं वो तो बताइए। नहीं, तो कार्बन के भाग लेते हैं 12। कितने लेते हैं? ठीक है। फिर हाइड्रोजन के कितने? तो 22। ऑक्सीजन के कितने? 11। ठीक है ना। अगर पूछे आपसे कि बताइए पहले तो चीनी में कौन कौन भाग ले रहा है, पहली बात तो कहेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई कार्बन के कितने परमाणु, तो 12। हाइड्रोजन के कितने? 22। ऑक्सीजन के कितने? तो जो परमाणु भाग ले रहा है उसका पहले संकेत, अब परमाणु की कितनी संख्या है वो उसके नीचे डालो, उसके नीचे डालो, और फिर उसके बीच में किस तरह का संबंध है वो डालो, नहीं डालो। अब कितने उसके अणु भाग ले रहे हैं, कितनी उसकी संख्या भाग ले रही है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये कार्बन बन गया, चीनी तैयार हो गया चीनी, लेकिन चीनी बनने के बाद कितने अणु तैयार हुआ? 2 हुआ कि 3 अणु तैयार हुआ कि 4 हुआ, ये भी संकेत दर्शाना होता है, तब फाइनल होता है। जैसे मान लीजिए हम जल को लिखते हैं तो हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, तो पहला हाइड्रोजन का संकेत लिखा, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या लिखा, और फिर अणु की संख्या लिखा, नहीं लिखा? फिर चलिए अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के भी कितने? 2 परमाणु, तो ऑक्सीजन का संकेत लिखा, फिर परमाणु लिखा। लेकिन जब ये बनी तब बनी क्या? तो H2O जल। क्या बनी? H2O। लेकिन ये जल कितने बने? तो 2 अणु बने, तो 2 यहां डाल दिए। तो अब समझ गए ना कि अणुसूत्र लिखना होगा तो 3 बातें ध्यान रखनी होती है। पहले कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है, उसका संकेत क्या है, कितनी उनकी परमाणु की संख्या और कितने उनके अणु की संख्या है। 3 बात, कितने परमाणु और कितने अणु, ये 3 बातें आपको ध्यान रखिएगा तो किसी भी यौगिक का अणुसूत्र लिख सकते। अणुसूत्र लिखने के तरीके हम बता रहे थे, नहीं अणुसूत्र में बताए थे अभी अभी हम कि पहला तो उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, कितनी परमाणु और कितने अणु। नहीं, अब चलेंगे संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखना कि किसकी कितनी संयोजकता है। ध्यान देंगे किसकी कितनी संयोजकता है, उसको अगर हमको लिखना हो तो क्या करेंगे हम लोग, संयोजकता के आधार पर अणुसूत्र लिखते हैं। देखिए किसी, मान लीजिए, देखिए ध्यान देंगे यौगिक में अणु में, ध्यान देंगे किसी यौगिक के अणु में संयोग करने वाले जो तत्व हैं उनमें परमाणुओं की जो संख्या होती है उन तत्वों की संयोजकता के विपरीत अनुपात में होती है। किसमें होती है? विपरीत अनुपात में। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजकता के आधार पर अणुसूत्र। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास एक कोई तत्व है, इसकी संयोजकता है 3, इसकी संयोजकता कितनी है? 3। क्लियर? और एक बी तत्व है जिसकी संयोजकता कितनी है? 2। ए एक तत्व है जिसकी संयोजकता 3 और बी एक तत्व है जिसकी संयोजकता 2। लेकिन है ना, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे तो उसके विपरीत में लिखेंगे। ए के साथ हम ऐसे डालेंगे ये वाला उल्टा, और बी के साथ डालेंगे हम लोग ए वाला, है ना। तो ये हो गया कौन? तो संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजकता के आधार पर। समझ रहे ना, उल्टा लिख देते हैं, माने ए की संयोजकता बी के साथ परमाणु बताते हैं, अब बी की संयोजकता तो ए के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, तो ये अनुपात में होता है, माने उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी में है द्विअंगी यौगिक के सूत्र। भाई कोई पूछे आपसे कि द्विअंगी यौगिक क्या है, तो किसी दो विभिन्न तत्वों के संयोग से बने यौगिक को कहते हैं हम लोग द्विअंगी यौगिक। माने दो विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं, नहीं पदार्थ है, अगर मिल गया है और यह सूत्र बनाया है तो उसको कहते हैं हम लोग द्विअंगी यौगिक। अब कहेगा नहीं समझे सर, तो एक राउंड फिर से चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है ना, दोनों अभिक्रिया कर लिया तो बनाया HCl। तो ये दो प्रकार के क्या है, अणु है, दो प्रकार के परमाणु है, ये दोनों अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाया है, इसको कहेंगे द्विअंगी यौगिक। क्या बोलेंगे, द्विअंगी यौगिक। दो प्रकार का हुआ, जैसे देखिए वो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और दोनों मिलके बनाया CO2, तो ये क्या हो गया हमारा द्विअंगी यौगिक। क्या हो गया ये, समझ रहा ना? तब बस अब तो समझ गए कि द्विअंगी क्या कहते हैं, दो विभिन्न तत्वों के, दो विभिन्न प्रकार के तत्व के संयोग से जो यौगिक बनता है, संयोग से जो यौगिक, तो द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। अब कोई भी होगा, जैसे जल का है, जैसे HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नहीं बहुत सारे हैं, कोई भी आप बता सकते हैं। तो द्विअंगिक समझ गए। अब चलते हैं हम लोग मूलक क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए मूलक क्या है, तो परमाणु या परमाणुओं के वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मूलक। समझिए फिर से, मूलक का मतलब परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु या परमाणु का समूह जिसकी एक संयोजकता होती है। संयोजकता कितनी होगी, एक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वह अपना अस्तित्व कायम रखता है, अस्तित्व खत्म नहीं होता है, अस्तित्व उसका बना रहता है, उसको कहते हैं हम लोग मूलक। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सोडियम यानी Na, इसकी संयोजकता एक, और OH जो है वो उसके मूलक हो गए, OH क्या हो गए, उसके मूलक हो गए। और देखिए ये अपनी संयोजकता को कायम रखता है, खोता नहीं है, संयोजकता को बनाए रखता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूलक कहते हैं। यानी कोई भी यौगिक बना, कोई भी यौगिक बना, उसमें जो परमाणु होगी, उसकी जो संयोजकता होगी वो बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मूलक कहलाती है, ठीक है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक मूलक और एक ऋणात्मक मूलक। तो धनात्मक का मतलब हुआ जिसमें प्लस का धन रहेगा, नहीं, और जो ऋण वाला रहेगा तो ऋणात्मक। अब कैसे होता हम बता ही दिए थे पिछले दिन, नहीं बताए थे कि मान लीजिए अगर कोई परमाणु पदार्थ अपनी इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो देने वाला होता है धनायन और लेने वाला होता है ऋणायन। यहाँ सोडियम है, सोडियम उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भाई रे, तो 11। कितनी होती है, 11। तो 11 है, तो अगर सोडियम Na कितनी होगी, 11।